हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक सोनेट है जिसका टाइटल है कंपोज्ड अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। इस पोएम को 1807 में पब्लिश की गई थी। पहले मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था और 23 अप्रैल 1850 को उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 387 पोएम्स लिखी है और वो एक रोमांटिक पोएट थे, इंग्लिश रोमांटिक पोएट, एंड साइड बाय साइड वो एक नेचर पोएट भी थे। वो नेचर को एज अ लिविंग पर्सनालिटी डिपिक्ट करते थे और इस पोएम में भी उनका थोड़ा सा रोमांटिसिज्म भी दिखता है क्योंकि उन्होंने लंदन को एज अ ब्यूटीफुल वुमेन पोर्ट्रे करा है और इसमें उन्होंने नेचर को भी एक्सप्लेन करा है बहुत ही कम शब्दों में, बट बहुत ही अच्छे से। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बता दूं। ये जो पोएम है वो एक पेट्रियार्कन सोनेट है जिसमें जो फर्स्ट 8 लाइंस है वो ऑक्टेव हम इसको बोलते हैं, जिसका मतलब है ऑब्जर्वेशन, और इसके जो लास्ट 6 लाइंस है वो है सेस्टेट, मीन्स कंक्लूजन। जो पेट्रियार्कन सोनेट होता है वो मेनली सिर्फ 14 लाइंस का ही होता है। जो फर्स्ट 8 लाइंस होते हैं उसमें उसको ऑक्टेव बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक सिचुएशन को डिपिक्ट किया जाता है, कोई टेंशन, कोई क्वेश्चन या कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन करा जाता है। और उसके बाद जो लास्ट के 6 लाइंस होता है वहाँ पे पोएट खुद ही उस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन बताते हैं कि ये क्यों है ऐसा, मतलब इसको देख के क्या लगता है। तो इसको हम पेट्रियार्कन सोनेट बोलते हैं। पेट्रियार्कन सोनेट को एक इटालियन पोएट पेट्रियार्क के नाम से लिया गया था क्योंकि वो ऐसे सोनेट्स लिखा करते थे और वो पूरे यूरोप में फेमस थे। और इसी तरह फिर बाकी सब उनको देख के ऐसे ही सोनेट्स बनाने लग गए और इनके नाम से उन सोनेट्स को रेफ़र करने लग गए। तो इस सोनेट का नाम पड़ गया पेट्रियार्कन सोनेट। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट में मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ इस पोएम का। तो इसमें क्या होता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो लंदन एंड रिवर थेम्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़े होकर। अगर हम इस पोएम के बैकग्राउंड स्टोरी की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अर्ली मॉर्निंग वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़े होकर वहाँ के नेचर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उन्होंने ये बोला कि वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़े होकर जो नज़ारा पूरे लंदन और रिवर थेम्स का दिखता है उससे अच्छा नज़ारा पूरे अर्थ में कहीं पर भी नहीं हो सकता। उस व्यू को देख के उनको बहुत सुकून मिला था अपने आप में। रिवर थेम्स जो है वो वेस्टमिंस्टर ब्रिज के नीचे से बहता है। उनको ऐसा लग रहा था ये सब देख के कि जो बिल्डिंग्स है वो भी एक नेचर का पार्ट है, उनकी भी अपनी एक नेचुरल पर्सनालिटी है। और क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा था उनको कि जो लंदन है उन्होंने लंदन ने एक अलग ही सुकून का एक ड्रेस, एक गारमेंट पहन लिया हो जिसमें सिर्फ सुकून है। मतलब उससे अच्छा नज़ारा उनको अर्थ में कहीं दिख ही नहीं सकता। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। पोएट बताते हैं कि अर्थ के पास इससे अच्छा नज़ारा दिखाने के लिए कोई है ही नहीं, ना ही कोई होगा। उन्होंने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़े होकर जो व्यू देखा उसके बाद पोएट को यही लगा कि इससे अच्छा नज़ारा दिखाने के लिए अर्थ के पास खुद कोई जगह नहीं होगी। Dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty। ऐसा कम ही कोई इंसान होगा जो ऐसे नज़ारे को देखकर गुजर जाएगा और रुकेगा नहीं। अगर ऐसा कोई बंदा हुआ भी तो उसका जो सोल होगा, उसकी जो आत्मा होगी वो बहुत ही डल होगा क्योंकि ऐसे नज़ारे को देखने के बाद इंसान एक बार तो रुकेगा ही, पर जो नहीं रुकेगा, जो देखकर इस गुजर जाएगा बस, उसकी सोल बहुत ही डल होगी। The city now doth like a garment wear the beauty of the morning। इसका मतलब है ऐसा लग रहा है देखकर कि जो सुबह की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है मॉर्निंग का, उसको एज अ कोट, एज अ गारमेंट, जो सिटी है उसने एज अ गारमेंट उस ब्यूटी को पहन लिया है अपने आप में। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है डॉथ, तो मैं आपको डॉथ का मीनिंग बता दूँ। आज के टाइम पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं डू का जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है वर्ब का, उसको ओल्ड फैशन इंग्लिश में हम डॉथ बोला करते थे। लेट्स कंटिन्यू। साइलेंट बेयर। सो यहाँ पे साइलेंट और बेयर का मतलब है जो अर्ली मॉर्निंग में एक शांति होता है ना, एक शांति, साइलेंस होता है, उसको यहाँ पे पोएट ने साइलेंट बेयर करके एक्सप्लेन करा है कि कैसे ये जगह इतनी शांत और इतनी खाली सी लग रही है
क्योंकि सब अपने अपने घरों में है, कोई काम वाम नहीं हो रहा। अर्ली मॉर्निंग का जो एक पीसफुल एक व्यू होता है वो। Ships, towers, domes, theatres and temples lie, open unto the fields and to the sky। तो पोएट वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़े होकर उनको अपने आंखों के सामने जितना भी नज़ारा दिख रहा है, जितने भी शिप्स है, टावर्स है, डूम्स, थिएटर, जितने भी चर्च है वहाँ पे, जितने भी है, उनको देखकर ऐसा लग रहा है सब कुछ ज़मीन से लेके आसमान तक सब फैला हुआ है, फील्ड्स में फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है सब कुछ आसमान छू रहा हो। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। इसका मतलब है कि जो सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है वो इतना ब्राइट था, ऐसा लग रहा था जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सारे ग्लिटर कर रहे हैं, सारे शाइन कर रहे हैं। जो सुबह की रोशनी होती है वो बहुत ही ब्राइट और शिमरी टाइप होता है, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जितना भी बिल्डिंग वगैरह है सब ग्लिटर कर रहे हैं। स्मोकलेस एयर का यहाँ पे मतलब है कि वहाँ पे ना ही लंदन के उस टाइम में, उस नज़ारे के दौरान वहाँ ना ही कोई फॉग था, ना ही चिमनियों से निकलने वाला धुआं था, कोई स्मोक नहीं था हवा में, अगर कोई हवा तो प्योर एयर था, इसीलिए यहाँ पे स्मोकलेस एयर बोला है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल। तो यहाँ स्टीप का मतलब है सोक इन कर लेना या पूरा कवर कर देना, और फर्स्ट स्प्लेंडर का मतलब होता है कि ग्रैंड या कुछ मैग्निफिसेंट, और फर्स्ट स्प्लेंडर मतलब सुबह का जो पहला नज़ारा होता है। तो यहाँ पे पोएट हमें बताते हैं कि इससे पहले सन ने कभी इतने अच्छे से पूरे एक व्यू को कवर नहीं करा, इतनी ब्राइट रोशनी इतने बड़े से जगह में कभी नहीं हुआ। और सुबह का जो व्यू था, उस मतलब जितने भी वैलीज थे, रॉक और हिल, जितने भी मेरे को उस वेस्टमिंस्टर ब्रिज से पोएट को दिख रहे थे, सबको सब सन ने अपने रोशनी से सब चीज़ों को कवर कर लिया था। नेयर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। पोएट बताते कि ना ही मैंने कभी देखा और ना ही मैंने कभी महसूस किया एक इतना शांतिपूर्ण नज़ारा, इतना सुकून, इतनी शांति मैंने कभी ना ही एक्सपीरियंस करा है, ना ही मैंने कभी देखा है। द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन स्वीट विल। ग्लाइडेड ओल्ड फैशन इंग्लिश वर्ड है डॉट की तरह ही, जिसका मतलब है ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब होता है एक कॉन्टिन्यूअस स्मूथ मोशन में मूव करना। तो वेस्टमिंस्टर ब्रिज के नीचे से जो रिवर थेम्स जाता है, पोएट इसके बारे में बताते हैं कि जो रिवर ग्लाइडेड है वो अपनी मर्ज़ी से बहुत ही सुंदर तरीके से बह रहा है, स्वीट मोशन में बह रहा है नीचे से। अब आते हैं हम इस पोएम के लास्ट 2 लाइन्स में। डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम्स अस्लीप। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ भगवान को याद करे कि हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि सारे घर यहाँ पे सो रहे हैं और उन घरों में रहने वाले इंसान भी सो रहे हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल। माइटी हार्ट यहाँ पे एज अ मेटाफर पोर्ट्रे करा गया है। ऐसा लग रहा है जितने भी लोग हैं काम करने वाले वो सब अभी सो रहे हैं, सब शांति में सो रहे हैं, बहुत शांत है। क्योंकि लंदन हमेशा से कमर्शियल सिटी रहा है, वहाँ पे बहुत पहले से सिर्फ लोग काम के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ, हर तरफ शोर शराबा सब कुछ। तो वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़े होकर उस सुबह के नज़ारे में विलियम वर्ड्सवर्थ को इतना सुकून मिला, हर तरफ शांति। जिस जगह कब शांति नहीं होती, जहाँ लोग सिर्फ शोर शराबा काम के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, एकदम से वो शांति देख के उन्होंने भगवान को याद करके इतना बोला कि ऐसा लग रहा है सब सो रहे हैं। और जो दिल, जो एक्टिवनेस होती है हर इंसान में इधर उधर काम करने की, जितना भी माइटी हार्ट है लोगों का, ऐसा लग रहा है सब आराम कर रहे हैं, सब सो रहे हैं, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग का सीन है। और यहीं पे हमारा ये पोएम एंड होता है। अब हम आ जाते हैं इस पोएम के थीम्स पर। पहला जो थीम है वो है नेचर एंड सिविलाइजेशन। कि विलियम वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता था, वो एक नेचर लवर थे, उनको ऐसा लगता था कि जो बिल्डिंग्स है, नेचर तो अपने आप में प्योर है ही, पर जो मैन मेड नेचर है, जितनी भी बिल्डिंग्स है, थिएटर है, जिन जिन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्रेस करा है, उनको ऐसा लगता था कि वो भी एक नेचर का बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। इनके अंदर भी अपनी एक नेचुरल पर्सनैलिटी है, तभी उन्होंने सारे नज़ारे को मिलाकर एक अलग ही लेवल पे वो लेकर गए। उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि इससे अच्छा नज़ारा अर्थ के पास कुछ हो ही नहीं सकता, जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा।
सेकंड है अमेजमेंट, उन्होंने ये पोएम लिखा क्योंकि वो बहुत ही अमेज हो गए थे, बहुत ही खुश हो गए थे, बहुत मतलब वो ऑ में चले गए थे कि इतना अच्छा नज़ारा भी कोई कुछ हो सकता है, तभी जाकर उन्होंने ये पोएम लिखा। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच।